2007 में 16 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप खेली थी और 2023 में केवल 10 टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रही है, 6 टीमें कम। और अगर हम इसे फीफा वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर करें तो 2006 में 32 टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेली थी और 2026 में 48 टीमें फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी, 16 टीमें ज्यादा। जाहिर तौर पर ही फुटबॉल की ग्रोथ हुई, फिर क्रिकेट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज क्रिकेट श्रिंकिंग? और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा क्रिकेट के श्रिंकिंग का रीजन, इस डेथ का रीजन, इस खेल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला देश है इंडिया। Cricket is like a religion in India, isn't it? It certainly is. And that's out. Yes, it's all over this time. A couple there to receive the trophy from Lord Carr. Turn the green. Lords goes wild. Last ball of the innings. And he's sixes in it all. Yes, Srishant takes it. India win. First man on the planet to reach 200. Sachin Tendulkar. He lifted it up. That is a shot of an emperor. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the... इस खेल के 90% व्यूवर्स इंडियंस हैं और इन स्टैट्स का फायदा एक एपेक्स क्रिकेट बोर्ड उठाती है, बीसीसीआई। इस इमेंस व्यूवरशिप ने बीसीसीआई को एक multi-billion dollars ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। The humble truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe. And I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL and each one is valued at over £10 million for one game. बीसीसीआई इन पैसों का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है। The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. But 30 years ago, this was not the case. 30 सालों पहले तक बीसीसीआई के पास अपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम को बख्शीश देने तक के लिए पैसे नहीं थे। 30 सालों पहले तक इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द वीकेस्ट टीम थी। 30 सालों पहले तक इंग्लैंड का इस खेल पर राज था, लेकिन एक इवेंट ने क्रिकेट का भविष्य बदल दिया। क्रिकेट इंग्लैंड की सरजमी से हटकर इंडिया की सरजमी पे आ गई, लेकिन इंडिया ने इस खेल को आसमां की ऊंचाइयों तक ले जाने की बजाय इसे पैसे बनाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया। Let me tell you the story of how India stole and killed cricket. Ladies and gentlemen, it is the day of the finals here at the Mecca of cricket, Lords, where the underdogs Indians will take on the mighty West Indians. 25 June 1983, वर्ल्ड कप फाइनल्स का दिन, वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया। पिछले दोनों खेले गए वर्ल्ड कप्स वेस्ट इंडीज ने जीते थे और अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए वो फिर एक बार फाइनल्स में खड़ा था और सामने खड़ा था द अंडरडॉग्स इंडिया। इंडिया को वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त एक कमजोर टीम माना जाता था क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में उन्होंने केवल एक मैच जीता था और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसे कमजोर टीम के खिलाफ। इंडिया का पहला ग्रुप मैच डिपेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस वेस्ट इंडीज के साथ था और पता है बुकमेकर्स ने इंडिया के इस मैच के जीतने के ऑड्स क्या रखे थे? 66-1। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन ये टीम अलग थी, पैशनेट थी। इंडिया won this match against all the odds. Not only this match, इंडिया ने अपने ग्रुप पिक्चर्स के ज्यादातर मैचेस जीतकर इतिहास रच दिया। होस्ट कंट्री इंग्लैंड को हराकर इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया। सारी दुनिया अचंभे में थी, स्पेशली इंडियंस। 25 जून को होने वाले फाइनल्स को हर हिंदुस्तानी देखना चाहता था। इस फाइनल्स के टिकट्स पाने के लिए लोग हाथ पैर मारने लगे। फाइनल्स के 2 दिन पहले उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे जी को एक बड़े इंडियन मिनिस्टर का फोन आया। साल्वे साहब, मुबारक हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गई। जी धन्यवाद। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इंडिया को अपनी आंखों से फाइनल में जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही। फाइनल की 2 टिकट मिल जाते तो मजा आ जाता। जी बिल्कुल, हमारी टीम फाइनल में है। हमें एक्स्ट्रा टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? फोन रख के साल्वे जी इंग्लिश ऑर्गेनाइजर से फाइनल्स के 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगने गए। Can I get 2 extra tickets for finals, please? लेकिन पता है उन्हें क्या कहा गया? I beg your pardon, sir, but we have already given you your tickets. We can't provide you more tickets. बीसीसीआई प्रेसिडेंट को 2 एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं दिए गए। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा अपमान था ये। लेकिन साल्वे जी भी क्या कर सकते थे? अंग्रेजों का राज था इस खेल पे। खेल उन्होंने ही तो इजाद किया। अंग्रेजों ने इस खेल के रूल्स लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस खेल को अपने सारे कॉलोनीज में फैलाया। नेटिव्स ने भी इस खेल में दिलचस्पी ली क्योंकि खेल कॉम्पिटिटिव था। अंग्रेजों ने इस खेल को ग्रो करने के लिए वर्ल्ड कप बनाया।
और जब 1975 के वर्ल्ड कप ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया तो अगले 4 साल बाद इंग्लैंड ने फिर वर्ल्ड कप को होस्ट किया एंड अगेन 1983 में उन्होंने वर्ल्ड कप को होस्ट किया। इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप को होस्ट करती थी क्योंकि वे ही ये वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते थे, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स को होस्ट करके वे अपनी क्रिकेटिंग पावर का जोर पूरी दुनिया में चलाते थे। क्रिकेट अंग्रेजों की जागीर थी, साल्वे साहब ये जानते थे, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा अगर इंडिया फाइनल्स में वेस्ट इंडीज को हराता है तो अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। अंग्रेजों को दिखा देंगे कि हम भी वर्ल्ड कप होस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या फाइनल्स जीतना आसान था? खुद इंडियन टीम को विश्वास नहीं था कि वे यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पता है, विजडम स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड प्रीत ने वर्ल्ड कप के पहले अपने आर्टिकल में फेमसली लिखा था, इंडिया जैसी कमजोर टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहिए अगर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है तो। और अगर इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो मैं अपने इस आर्टिकल में लिखे शब्दों को खा लूंगा। आई विल ईट माई वर्ड्स। एंड गेस व्हाट? इंडिया ने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स के मैदान में द माइटी वेस्ट इंडियन टीम को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। द एंटायर वर्ल्ड वाज इन शॉक एंड डेविड प्रीत ने अपना वादा पूरा किया। लिटरली एट हिज वर्ड्स। उन्होंने अपने शब्द खा लिए। व्हाट अ मैन। इस ऐतिहासिक जीत ने एनकेबी साल्वेजी को आत्मविश्वास से भर दिया। अब वक्त था अंग्रेजों से उनका खेल चुराने का। एनकेबी जी ने शुरू में एशियन टीम्स यानी श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी ओर किया। उन्होंने एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई जिस पर आईसीसी का कोई असर नहीं था और 1984 में उन्होंने एशियन टीम्स के बीच में एक टूर्नामेंट अरेंज की, एशिया कप। इस साल्वेजी का अंग्रेजों को बताने का तरीका था, वी कैन ऑल्सो डू इट। लेकिन वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया कि हम दोनों साथ में ये वर्ल्ड कप होस्ट करते। और उसके बाद साल्वेजी ने इंदिरा गांधी की मदद से अंबानी जी से संपर्क साधा और अंबानी जी भी वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गए। जब पैसों की टेंशन खत्म हो गई तो साल्वेजी ने अगले आईसीसी मीटिंग के दौरान सबके सामने प्रपोजल रखा। I propose India and Pakistan should host the next World Cup. ये सुन के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अंगारों पे लौटने लगी, गुस्सा होने लगी। What? Is this a joke? Do you even know how to host a World Cup? You need infrastructure, you need money, you need experience. Do you even have guarantee money? Let me tell you, इसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि हर 4 साल बाद कोई नया देश वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। सबको यही लगता था कि हर 4 साल बाद इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप होस्ट करेगी क्योंकि वर्ल्ड कप उन्होंने ही बनाया था। लेकिन एनकेपी साल्वेजी ने रोटेशन पॉलिसी को सबके सामने रखा। Actually, I propose rotational policy. According to this policy, a new nation will host a World Cup after every 4 years. ये सुन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे टीम्स भी बीसीसीआई से सहमति भरने लगे और जब वोटिंग हुई तो 1987 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिली। दो टिकटें ना मिलने के कारण एनकेपी साल्वेजी ने 1983 में कसम खाई थी कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा और उन्होंने अपनी कसम पूरी भी कर ली, अपना बदला पूरा किया। 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने बड़े जोरों शोरों से होस्ट किया। इट वाज अ सक्सेस। लेकिन पता है, बीसीसीआई ने कुछ भी पैसा नहीं बनाया। बीसीसीआई के पास 30 सालों पहले तक एक 40 कौड़ी तक नहीं थी। लुक एट दिस सैलरी शीट। 83 के वर्ल्ड कप के बाद भी इंडियन टीम मेंबर्स को 200 रुपए पर डे अलाउंस और 1500 रुपए मैच फीस मिलती थी। फिर बीसीसीआई के पास केवल 30 सालों के अंदर आज अरबों रुपए कहां से आ गए? टर्न्स आउट 1991 में उन्हें सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई थी। Historic occasion in South African sports. South African cricket is returning to official international cricket after 21 years. Thanks to India. साउथ अफ्रीकन टीम 21 सालों के बाद क्रिकेट में लौटने वाली थी और वे अपना पहला 3 मैच वनडे सीरीज इंडिया के साथ खेलने वाले थे। इस सीरीज के पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर ने बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन दालमिया को फोन लगाया और पूछा, Mr. Dalmia, who is going to broadcast these matches in India? Doordarshan, they broadcast our all matches. Nice. How much Doordarshan is paying you? You mean money? Yes. Mr. Bakar, it is not like that. Doordarshan doesn't pay us. Actually, we pay them for broadcasting our matches. Doordarshan does the production and we BCCI make money with ticket sales and ground ads. What? Mr. Dalmia, don't you know that you own the broadcast rights of your matches and not any television channel? What? Yes. Many people in South Africa are interested in these matches. You should talk to the broadcasters in South Africa and discuss the price for your broadcast rights. You will get quite a well deal. ये बात सुन के दालमिया जी की आंखें चमक उठी।
बीसीसीआई ने उस सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स साउथ अफ्रीका स्टेट टेलीविजन चैनल को लगभग $2 लाख में बेचे। जस्ट इमेजिन, कुछ सालों पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को मैच फीस देने तक के लिए पैसे नहीं थे, एंड नाउ दे हैड दिस गोल्डन गूस, टेलीविजन राइट्स। और जब उसी साल मनमोहन सिंह ने इंडिया का मार्केट खोल दिया, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, इंडिया में पैसा आने लगा। एट द सेम टाइम ये फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करना चाहती थी, और क्रिकेट से ज्यादा इंडिया में और कुछ भी देखा नहीं जाता था। देखो खूब क्रिकेट देखो। क्योंकि सैटेलाइट टेलीविजन के कारण क्रिकेट अब इंडिया के छोटे छोटे गाँव में तक देखा जाने लगा था। इट वॉज ग्रेट फॉर दिस कंपनीज एंड बीसीसीआई। 93 में बीसीसीआई ने इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के ब्रॉडकास्ट राइट्स TWI नाम के ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को $6 लाख में बेचे। ऑन द सेम ईयर हीरो कप के राइट्स TWI ने $5.5 लाख में खरीदे। दूरदर्शन, जो बीसीसीआई से एक मैच दिखाने के $5 लाख लेती थी, बीसीसीआई को 5 साल के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए $54 मिलियन दिए। इन नो टाइम बीसीसीआई दुनिया की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन गई। लेकिन पैसा आने के बाद चीजें बदल जाती है। याद है, अपने अपमान का बदला लेने के लिए एनकेबी साल्वेजी ने 87 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से चुराया था, और ये तय हुआ था कि रोटेशन पॉलिसी के अनुसार 1996 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करेगी। लेकिन 96 में मार्क मैस्करेनस नाम के एक ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई को एक ऑफर रख दी, अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के $14 मिलियन दे सकता हूँ। बीसीसीआई लाइक दिस ऑफर। उन्होंने लिटरली एसोसिएट्स को इंग्लैंड से ज्यादा गारंटी मनी का ऑफर रख दिया और 1996 वर्ल्ड कप की होस्टिंग पाली। इजी पीजी, नो मॉरल्स, केवल पैसा। लेकिन जब 96 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने अपने मैच श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया, तो बीसीसीआई के एडमिन दालमे जी ने सोचा कि अब आईसीसी का अगला चेयरमैन किसी एशियन को बनना चाहिए। लेकिन पता है, हमेशा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट ही आईसीसी का चेयरमैन बनता था। अंग्रेज आईसीसी को चलाते थे, लेकिन जब एशियन टीम्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो आईसीसी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शंस होने लगे। क्लाइड वॉलकॉट, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का कैंडिडेट था, वे आईसीसी के पहले नॉन ब्रिटिश चेयरमैन चुने गए। लेकिन वॉलकॉट इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का वफादार था। 1997 में जगमोहन दालमिया ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया एंड ही वॉन। बट हाउ? दालमिया जी को एक चीज पता थी, आईसीसी के मोस्ट ऑफ द फुल टाइम मेंबर्स इंग्लैंड के पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेंगे। तो दालमिया जी ने एक तरकीब लगाई। पता है, इन इलेक्शंस के वक्त एसोसिएट टीम्स को भी एक एक वोट डालने का अधिकार था, लेकिन इन एसोसिएट नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास लंदन में इस इलेक्शंस के लिए मौजूद रहने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो दालमिया जी ने इन एसोसिएट नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के टिकट्स खरीदे, लंदन में उनके लिए होटल्स बुक किए, इवन इलेक्शंस के एक रात पहले डिनर पार्टी तक रखी। और जब इलेक्शंस हुए तो इन एसोसिएट्स ने दालमिया जी को वोट दिया एंड ही वॉन। नाउ वर्ल्ड क्रिकेट पर अब एक हिंदुस्तानी का राज था, एक इंडियन का। सुनकर बड़ा नाज होता है, सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन पता है, क्रिकेट अंग्रेजों के हाथों में ही ठीक थी। हम इंडियंस ने इस खेल को बर्बाद कर दिया। Welcome back, folks. This the second test match between India and South Africa here at Port Elizabeth. Port Elizabeth Test 2001 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये 3 मैच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन इस मैच के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स पर सस्पेंशन लगाया तो क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया। खिलाड़ियों पर एक्सेसिव अपीलिंग करने के लिए एक टेस्ट बैन लगाया गया था, including captain Sourav Ganguly. Dinesh fined and suspended 6 Indian players for their actions during the match. Captain Sourav Ganguly didn't escape punishment. लेकिन सबसे शॉकिंग था स्टार इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर पर लगाया गया आरोप, बॉल टैंपरिंग। This is the vision that has ignited cricket's latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dinesh that Tendulkar was guilty of ball tampering. The result, a suspended 1-test ban and the loss of 75% of his match fee. बीसीसीआई और इंडियन फैंस भड़क उठे। माइक डेनिस कैसे सचिन पर इतना गंभीर आरोप लगा सकते हैं? सचिन तो केवल बॉल को साफ कर रहे थे। Most of the world शांत रहा। Meanwhile, some commentators moved quickly to defend Tendulkar. Not Sachin Tendulkar. Never, ever, ever. लेकिन कुछ लोगों ने गलत को गलत कहा। Just looking at the Tendulkar footage, though, I cannot believe. I saw Ravi Shastri standing up there. I heard boycott. I cannot believe that anyone who sees that footage could
could possibly defend him. Normally when you clean the seam, you look at it. You've got to see where the dirt is. I mean, he's running his nail. He was the only one to swing it. Joel Callis does swing the ball a bit. He didn't swing it at all. Tendulkar did. Guilty as can be of manipulating the ball, in my view. And in War's mind, a suspended sentence isn't enough. It's more a warning than a penalty. It's unless you get a ban, it's not really a penalty. It's I guess it's a smear on your reputation, which is pretty severe. But there's a ball there and there's a bat, and that's a contest. And if you alter either of those, you shouldn't be playing. लेकिन this was BCCI, rich BCCI. BCCI ने उल्टा ICC को कहा, ये बैन्स गलत है. आप माइक डेनिस को फाइनल टेस्ट का रेफरी ना बनाएं. ICC ने BCCI की उस वक्त नहीं सुनी, लेकिन साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने सुन ली. ICC के बिना इंडिया और साउथ अफ्रीका ने अगला टेस्ट खेला, जिसे ICC ने अनऑफिशियल टेस्ट करार किया. It won't be officially recognised either in terms of countries' records or players' records. There won't be Test match championship points awarded. पता है साउथ अफ्रीका ने BCCI की क्यों सुनी थी? क्योंकि BCCI ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी थी कि अगला मैच नहीं खेलोगे तो तुम्हें तुम्हारे ब्रॉडकास्ट राइट्स के पैसे नहीं मिलेंगे. First of all, India reminded South Africa that they were going to lose 8 million rand if they didn't play the match and if this wasn't a test match. And then the Indian government was called in and they talked to the South African government, who then issued instructions to the players, and that's why you've got in that Sean Pollock thing the statement the players were not consulted. This was the start of the bullying BCCI started. ये bullying BCCI पैसों की दम पर करती है, and with IPL BCCI became immense. Welcome to the Vivo Indian Premier League. The humble truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe. And I think it's purely because of the success of IPL. Look at this graph. IPL दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग है. उसकी वर्थ लगभग $15 बिलियन की है. लेकिन IPL दुनिया का इकलौता T20 क्रिकेट लीग नहीं है. हर क्रिकेट बोर्ड ने अपने अपने T20 लीग्स बनाए, लेकिन BCCI इन लीग्स में अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करती, खेलने नहीं देती. In all of these leagues, Indian players who have a global fan following are not allowed to play. That's the rule. And if you can't get, the likes of MS Dhoni or Virat Kohli or some of the other big boys that we have playing cricket across the world for their country and in the IPL league, I think you will lose that many audiences. BCCI knows अगर Indian players इन leagues में खेलेंगे तो इन leagues की value बढ़ जाएगी because of Indian viewership. और अगर इनकी value बढ़ती है तो BCCI की power dilute हो सकती है, खतरे में आ सकती है. BCCI के सामने ये बोर्ड्स इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें BCCI की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये बोर्ड्स तभी पैसा कमा पाते हैं जब इंडिया इनके देशों का टूर करता है. BCCI इस चीज का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी बातें वर्ल्ड क्रिकेट में मनवाने के लिए. 2012 में इंग्लैंड के फॉर्मर चीफ जस्टिस लॉर्ड वुल्फ ने ICC को एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने ICC के गवर्नेंस में चेंजेस सजेस्ट किए थे. उन्हें लगता था ICC मेंबर्स क्लब नहीं होना चाहिए. क्रिकेट पावर एक तरफ झुकता जा रहा है, स्पेशली इंडिया की ओर. एसोसिएट नेशंस को इनफ फंड्स नहीं मिल रहे. बिना फंड्स के क्रिकेट इन देशों में ग्रो नहीं करेगा. ICC में इंडिपेंडेंट गवर्नेंस की जरूरत है. I was asked by the International Cricket Council to have a look at their governance. Although I'm certainly not an expert cricketer, I do know about governance. As I've indicated, I don't think it should be a members club. I think it should be run for the benefit of cricket as a whole rather than the interests of individual members. Well, BCCI को ये रिपोर्ट अच्छी नहीं लगी. उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया. लेकिन ICC के कुछ एडमिन्स ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया, लाइक प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव टीम ले. BCCI ने अगले प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के पहले टीम ले की जगह अपना कैंडिडेट खड़ा किया और बाकी बोर्ड मेंबर्स को धमकी दी कि अगर हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो इंडिया तुम्हारे देशों का टूर नहीं करेगा. We're aware of the fact that the captains have come under pressure not to vote for Tim Knight. There was just pressure put on them that if they didn't vote for that particular candidate, that tours would be taken away or India would not tour those particular countries. So when they were told that, who are they being told that by? Are they being told by their boards, by their individual boards, who obviously were feeling the pressure from BCCI. So BCCI का कैंडिडेट जीत गया, of course. Not only this, ICC के फॉर्मर CEO अरुण लोगाट ने BCCI से मतभेदों के कारण ICC को छोड़ दिया. और जब अरुण लोगाट को साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपना एडमिन बनाया तो BCCI ने
साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाने के लिए। In a development bordering on the absurd, the BCCI has reportedly threatened to pull out of the tour to South Africa later this year. अपना साउथ अफ्रीका टूर छोटा कर दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। बीसीसीआई की दुनिया भर में आलोचना हुई, लेकिन क्या उन्हें फर्क पड़ा? नहीं। उल्टा उन्होंने 2014 में ऐसा कदम उठाया जिससे यह जरूर सुनिश्चित हो गया कि क्रिकेट अब बीसीसीआई की मुट्ठी से कहीं और नहीं जाएगा। The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. Meaning the BCCI and N. Srinivasan will take central leadership of all international cricketing affairs. The draft also proposes a new financial model with the big three set to have the lion's share. While the BCCI claims that this move is for the betterment of the game, it could just end up destroying world cricket as we know it. You know, former cricket controllers like England और ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट चुराने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान और श्रीलंका का साथ लिया था, बट दैट्स नॉट द केस नाउ। अब बीसीसीआई ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ ले लिया है एंड दे मेड बिग 3। यू नो, पहले आईसीसी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती थी वो इन फुल टाइम मेंबर्स में एक समान बांटा जाता था, लेकिन बीसीसीआई ने एक दिन कहा आईसीसी का लगभग 75% रेवेन्यू हमारी व्यूअरशिप के कारण जनरेट होती है, तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा शेयर हम लेंगे। और बीसीसीआई ने अपने साथ लिया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को। ये तीनों आईसीसी का लगभग आधा रेवेन्यू रख लेते हैं। सबसे बड़ा शेयर लेता है बीसीसीआई। आईसीसी में केवल 12 फुल टाइम मेंबर्स है और 100 से ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स। इन एसोसिएट मेंबर्स को फंड्स के नाम पर चिल्लर दिया जाता है। देयर इज नो चांस बिना फंडिंग इन देशों में क्रिकेट ग्रो करेगा। लाइक चाइना जैसे ह्यूज देश में क्रिकेट ग्रोथ के लिए एनुअली $30,000 दिए गए थे। चाइना की आबादी लगभग 1.5 बिलियन है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि बिना फंडिंग के चाइना में क्रिकेट ग्रो करेगा? इट्स नॉट ओनली अबाउट एसोसिएट नेशंस, इवन फुल टाइम मेंबर्स क्रिकेट बोर्ड्स को और कमजोर किया जा रहा है। लेटेस्ट आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम देखा जाए तो इंडिया अगले 5 सालों में मोस्ट ऑफ द मैचेस टॉप टीमों के साथ खेलने वाली है। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के साथ 3 और 2 मैचेस 5 सालों में इंडिया खेलेगी, जबकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड फुल टाइम मेंबर्स है। और केवल टेस्ट मैचेस देखे जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। Occasionally you might get 2 test matches or 3 test matches against a top team. So where that leave you as one of the teams below? It's ridiculous, you know. As far as the administrators of the game are concerned, don't care about West Indies cricket. वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का आज दिवाला निकल चुका है। 2 बार वर्ल्ड चैंपियंस टीम इस बार वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। ये टीम्स क्रिकेट बोर्ड्स बिना फंड्स के कैसे ग्रो करेंगे? आईसीसी को बीसीसीआई रन करता है, लेकिन इस खेल को ग्रो करने के बजाय वो इस खेल को और छोटा करती जा रही है। लुक एट दिस, 2007 के वर्ल्ड कप में 16 टीमें वर्ल्ड कप खेली थी और 2023 के वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही है। पता है क्यों? 2007 के वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम अपने बुरे प्रदर्शन के कारण लीग स्टेज से बाहर हो गई थी। इंडिया केवल 3 मैचेस खेल पाई थी। इससे ब्रॉडकास्टर्स का बड़ा नुकसान हुआ। अगर इंडिया ज्यादा मैचेस खेलता तो ब्रॉडकास्टर्स का फायदा होता। इसीलिए बीसीसीआई ने टीम्स कम कर दिए और फॉर्मेट को इस तरह बना दिया कि इंडिया एटलीस्ट वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेलेगा। बीसीसीआई डजंट केयर अबाउट विनिंग वर्ल्ड कप। बीसीसीआई को केवल पैसा बनाना है। आई फील ये स्पोर्ट भी फुटबॉल की तरह पूरी दुनिया में फैले। वर्ल्ड कप में केवल 10 टीमें ना खेले, इट्स बोरिंग। और मुझे लगता है क्रिकेट हैज पावर टू स्प्रेड पीस एंड हैप्पीनेस। And in a country where so many have been traumatized by years of conflict, cricket is providing therapeutic qualities that are helping relieve stress. If Afghans didn't have cricket, they would take drugs or take part in war or other miserable things. Psychologically, cricket takes their mind away from bad things. People won't participate in elections, but they will in cricket. Cricket is too much meaning for sport for other people, for us, for Afghanistan people. It is happiness. But बीसीसीआई इज किलिंग क्रिकेट। यकीन नहीं होता तो ये खबर पढ़ लो। 2024 के आईपीएल से पूरी दुनिया में 2.5 महीने कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले जाएंगे। उन 2.5 महीनों में केवल आईपीएल खेला जाएगा। Isn't this the murder of the sport we love so much? जिस खेल से हम इंडियंस इतनी मोहब्बत करते हैं, वो इस खेल के डेथ का रीजन बनते जा रहे हैं। Then a thought came into my mind. चाहे वो एनकेपी साल्वे जी हो, दालमिया जी हो, सिंधिया जी हो, श्रीनिवासन या फिर शरद पवार जी या फिर अमित शाह जी क्यों ना हो, इंडियन क्रिकेट को मोस्टली पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने रन किया है।
आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स के प्रेसिडेंट्स पॉलिटिशियंस हैं। अरुण जेटली जो खुद एक पॉलिटिशियन थे, आज उनकी जगह उनका लड़का दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बेटा वैभव गहलोत राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। शरद पवार का ग्रैंड नेफ्यू महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट है। अनुराग ठाकुर बीजेपी पॉलिटिशियन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके। वहां से वे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने। आज उनका भाई एचपीसीए का प्रेसिडेंट है। अशोक सिगामणि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और मिनिस्टर का लड़का है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द प्रेसिडेंट। इसके पहले उनके पिता माधव राव जी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। नेपोटिज्म भी यहाँ बहुत चलता है। फॉर्मर बीसीसीआई ट्रेजरर चिरायु अमीन का बेटा प्रणव अमीन बड़ौदा सीए का प्रेसिडेंट है। सौरव गांगुली का भाई क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल का प्रेसिडेंट है। और सबसे मजा वाला एग्जांपल यह है कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी थे। 2014 में पीएम बनने के बाद वे पद उन्होंने अमित शाह को दे दिया। राजा अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। और ये तो सिर्फ मैं कुछ क्रिकेट एसोसिएशन और केवल प्रेसिडेंट पद की बात कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत है। द थिंग इज, इस खेल को पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने नहीं बल्कि क्रिकेटर्स ने रन करना चाहिए। दैट्स इट। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लाइक एनी अदर इंडियन, लेकिन मुझे ये चीज गवारा नहीं कि इस खेल के ग्रोथ को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है। इट्स सो सैड। मैं चाहता हूँ ये खेल सारी दुनिया में फैले, क्योंकि ये खेल बेहद अच्छी चीजें भी कर सकता है। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम उसका बेहद बड़ा उदाहरण है। ये प्लेयर्स रेफ्यूजी कैंप में रहते थे और आज वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और पता है, अफगानिस्तान क्रिकेट को इनिशियली बीसीसीआई ने मदद की थी। बीसीसीआई में कुछ अच्छे लोग भी होंगे जिन्हें इस खेल से मोहब्बत होगी, इस खेल के ग्रोथ में दिलचस्पी होगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर आने पड़ रहा है कि बीसीसीआई में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें इस खेल की उन्नति और ग्रोथ में कोई दिलचस्पी नहीं। वे केवल पैसा बनाना चाहते हैं, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहते हैं, चाहे उसके लिए इस शत को पुराने खेल का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े।